कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना ये टॉपिक है F3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब कि इससे पहले मैंने आपको F3 का यूनिट वाइज वीडियो करवा दिया है। उसमें आप जितना टॉपिक देखे होइएगा, आज इस वीडियो को देखकर आप समझ जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे डील करना है। अगर आपके पास में समय है तभी इस वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को बाद में देखिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और एग्ज़ाम में अपने मन से एकदम आसान तरीक़ों से लिखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि आपको पता है कि आपका F3 पेपर जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पेपर आपका 70 नंबर का होता है। ठीक, इसमें आपको एक मिनट देखिए, इसमें आपका शॉर्ट उसी तरह से 6 प्रश्न होता है। इसमें 6 का 6 का आपको आंसर देना है, जो कि आपका 30 नंबर का हो गया। और आपका लॉन्ग में 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 4 का आंसर देना है, जो कि अपना 40 का हो गया। 70 नंबर का आपका ये पेपर होता है। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। नंबर 1, चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। ये जो मैंने आपको कल इसका वीडियो बताया होगा यूनिट वाइज, उसमें पहला टॉपिक भी यही था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें उस दौरान जितने भी प्रकार के, इसमें क्या आपको करना है कि एक बच्चा को अपने माइंड में रखिए। ठीक, जन्म से लेके 6 वर्ष तक इस बच्चा में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हुआ, क्या क्या विकास हुआ, इस सारे बातों का जो अपना स्टडी हम लोग करते हैं वही अपना क्या कहलाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और देखभाल, बचपन से ही जन्म से लेके गर्भकाल से लेके और 6 वर्ष तक जो बच्चे का आप लोग देखभाल कर रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे कर रहे हैं, बच्चा में क्या बदलाव आ रहा है, उसका कितना फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहा है, वो सारा स्टडी अपना क्या कहलाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। और जो चीज़ वो सीख रहा है उसको अप्लाई कर रहा है वो क्या कहला जाएगा, इसका शिक्षा के प्रमुख अवधारणा। जैसे कि बचपन के इस पीरियड में क्या होता है, भाषा का विकास बहुत तीव्र होता है, मानसिक विकास हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसी को आपको एक कहानी के स्वरूप लिखना है, ताकि आपका 100 वर्ड भी पूर जाए और आपका जो पॉइंट आपको लिखना है वो भी आ जाए। क्लियर है? अगला प्रश्न है अपना, वर्तमान में ECC की आवश्यकता की विवेचना करें। अब देखिए, ये मैंने आपको कल इस बात पे भी डिस्कस किया था कि ECC की क्या आवश्यकता है। क्लियर है? तो ECC को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्लियर है? इसका आप लोग फुल फॉर्म पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए इसकी आवश्यकता ये है, सबसे पहला नंबर में अपना चला आएगा कि बच्चों का जो स्वास्थ्य और भोजन का होता है ना, उस पर ये पूरा जोर देता है। स्वास्थ्य और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर ECC पूरा अपना जोर देता है। बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसका शारीरिक वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर जोर देना ECC का अपना एक कार्य है। ठीक, इसकी आवश्यकता है, इसको आप लोग बोल सकते हैं। बच्चों का मजबूत नींव एवं विकास के लिए आवश्यक क्या होता है, ECC की जितनी भी अवधारणाएँ हैं सो बच्चों के मजबूत नींव एवं विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आनंदमय शिक्षा प्रदान करना, गतिविधियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, ये सब क्या है, ECC की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद अपना क्या आता है, ECC पाठचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका सबसे, जब भी उद्देश्य की बात आएगी तो बच्चों को ही ध्यान में आपको यहाँ भी क्या करना है, लिखना है। सबसे नंबर 1 में आप क्या लिख सकते हैं, इसके लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य देकर इसके अंदर में आप लोग पॉइंट लिखिएगा कि बच्चों में आत्मनिर्भर को बढ़ा, बच्चों के अंदर में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। दूसरा में
आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक। उसके बाद सही ढंग से बैठने का तरीका बताना, उसके बाद आदत को बदलना, व्यवहार को बदलना, बच्चों का चरित्र का विकास करना, ठीक। सलीके से पोशाक पहनना को सिखाना, शौचालय संबंधी जितना भी आदतें होती है उसको बताना, ठीक। सफाई पे ध्यान दिलवाना, ठीक। समय एवं नियमित रूप से भोजन करना, ये सब क्या है, इसके लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य है। क्लियर है। अब इसके बाद चलिए, अब अपना अगला प्रश्न है, इसी पाठचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे स्पष्ट करें। अब देखिए इसी पाठचर्या में क्या क्या अपना चीज़ आता है। तो इसी की जो पाठचर्या होती है उसमें सबसे पहला बात क्या होता है कि बच्चों का मानसिक विकास करवाना, ठीक। पाठचर्या का ही अपना पाठ है ये, भाषा का विकास कराना, ठीक। शारीरिक विकास कराना। तो इसमें एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण कैसे है, तो इसको देखिए, जो अपना ये पाठचर्या है उसके अनुरूप ही एक शिक्षक पढ़ाएगा बच्चों को। जब वो बच्चा को पढ़ाएगा, बच्चों को समझेगा, तो शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि अगर उस बच्चे को भाषा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समस्या आ रहा है, उसकी पहचान करके उसका निदान करना। फिजिकल डेवलपमेंट में उसकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि शारीरिक विकास में क्या समस्या है, उसको देखना और उसके लिए अलग प्रकार का एक माहौल तैयार करना। क्योंकि किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बच्चा को विद्यालय से अलग नहीं रखना है, विद्यालय को उस बच्चे के अनुरूप ढालना है अपने आप को, उसके लिए संसाधन लाना है। शिक्षक है तो उसको उस बच्चे को अलग नहीं करना है, उसके अनुरूप ही संसाधन लाना है। क्लियर है। तो जितना भी अपना पाठचर्या का जो अपना शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, मानसिक हो गया, ये जितना भी प्रकार का विकास होता है, इस सारे विकास के पहलू पर पहला नज़र किसको रखना है, शिक्षक को रखना है कि बच्चा कहाँ पे क्या समस्या है, बच्चा को वो कहाँ पे फंस रहा है। उन सारी बातों पे ध्यान देते हुए बच्चों के ऊपर में इसी पाठचर्या को लागू करते हुए बच्चा का सर्वांगीण विकास कराना एक शिक्षक का कर्तव्य है। कैसे स्पष्ट करें, तो इसको आप एक उदाहरण के द्वारा आप दे सकते हैं। कोई बच्चा भाषा उसका नहीं है, वो सिर्फ मातृभाषा में बात कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्लास में एक वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए, जिसमें 2 ग्रुप बनाकर बच्चों को आपस में बातचीत करवाइएगा, एक दूसरे को आप मौका दीजिएगा बोलने का, ताकि उनका क्या हो, भाषा का विकास हो। और भाषा विकास कराना क्या है, इसी पाठचर्या का एक नियम है। क्लियर है। चलिए, आप समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे, उदाहरण के साथ लिखें। समावेशी कक्षा समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी कहने का मतलब हो गया कि कोई बच्चा जो विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चा से अलग है, उसको भी एक सामान्य विद्यालय में साथ में बैठाकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अर्थात किसी बच्चा में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी हो, उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य बच्चों के साथ में बैठाकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे, आपको उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण में क्या होगा कि मान लीजिए आप कक्षा 4 में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक। वहाँ पर आप एक पीटी टीचर हैं, ठीक, आप खेल के बारे में बता रहे हैं। उस क्लास में एक सोहन नाम का लड़का है जो कि चल नहीं सकता है, ठीक, उसका शारीरिक विकास नहीं है, उसका फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता है। तो आपको एक गतिविधि कराना है, तो आपको गतिविधि कराने के समय खेल का एक गतिविधि कराना है, खेलवाना है, तो उसको ध्यान में रखना है, मतलब कि आपको सोहन को रखते हुए खेल खिलवाना है। तो बच्चा अगर चल नहीं सकता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिसको कैरम बोर्ड में इंटरेस्ट है उसको सोहन के साथ में बैठा कर क्या करवाइएगा, आप कैरम बोर्ड खिलवा सकते हैं। शतरंज हो गया, लूडो हो गया, मतलब कि इनडोर गेम आप उस सोहन के साथ में करवा सकते हैं, ताकि सोहन को ये फील ना हो कि मैं अलग और सामान्य बच्चों से क्या हूँ, अलग हूँ, मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, ये फील बच्चे के अंदर में नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको हर प्रकार से, चाहे वो जैसे भी हो, उस बच्चों को हर सुविधा आपको उपलब्ध कराना है, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो सामान्य बच्चा से अलग है। क्लियर है। अब है अपना बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, बाल केंद्रित कहने का मतलब हो गया कि बच्चा को केंद्र में रखकर, ठीक। अब बच्चा को केंद्र में आपको रखना है, इसमें आप अपने मन से पहले सोचिए कि बाल केंद्रित में अगर बच्चा को हम लोग केंद्र में रखे हुए हैं तो इससे क्या क्या होगा और ये क्यों आवश्यक है, इसको पहले आप अपने मन में सोचिएगा, तो इसको आप आराम से डील कर सकते हैं और आपको इसको डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए, आपको याद दिलाने के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में अपने स्कूल के समय में थे तो उस समय क्या होता था कि आप कक्षा में गए, बैठे हुए हैं, यहाँ पे बेंच डेस्क ऐसे लगा हुआ है, इस पे हम लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है? टीचर जो है सो अपना यहाँ पर चेयर पे बैठे हुए हैं और वहीं से वो पढ़ा रहे हैं और हम सब लोग सुन रहे हैं। पर अब जो अपना बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें क्या है कि बच्चा ऐसे चारों तरफ से है, ठीक, बच्चा अपना को एकदम केंद्र मानना है, बच्चा को पूरा केंद्र की तरफ मान लेना है और टीचर के यहाँ क्या है, बस एक मार्गदर्शक है, वो बच्चों को बता रहा है कि कैसे आपको क्या करना है, इसमें बच्चा का क्या रुचि है, ठीक, उसको किस चीज़ में आनंद आ रहा है, वो क्या सीखना चाह रहा है, उसको किस प्रकार से सीख रहा है, मतलब कि पूर्ण रूप से बच्चा के ऊपर में फोकस करके। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में आप बैठे हुए हैं, अब आगे वाला से टीचर सवाल पूछ लिया, पीछे वाला एकदम बैठा हुआ है चुपचाप, पीछे वाला क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, टीचर को चारों तरफ ध्यान देना है और बच्चा को एकदम केंद्र में रखना है कि उसकी क्या रुचि है, उसका कहाँ मन लगता है, उसका कहाँ ध्यान लग रहा है, उसको किस काम में करने में आनंद आ रहा है, एकदम पूरा उस बच्चे के ऊपर में फोकस करके कक्षा का निर्माण करवाना और उसी अनुरूप उसको शिक्षा प्रदान करना। क्लियर है? जैसे कि मान के चलिए कि आप गए विज्ञान पढ़ाने, ठीक, अब बच्चा को विज्ञान का कहानी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप अलग से एक गतिविधि ऐसा अपने मन में लाएं जिसमें बच्चा का इंटरेस्ट आए, बच्चा को लगे कि नहीं हम आज कुछ नया सीखेंगे, वही अपना क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्लियर है? चलिए, अब अपना नेक्स्ट है, बारिश होने लगा, चलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है? अब देखिए, खेल और अन्य गतिविधि मतलब कि अपना एक्टिविटी, इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या महत्व है? तो खेलने से क्या होता है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, अपने आसपास में जो उनका अपना ग्रुप होता है उसके साथ वो मिलते हैं। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सिंपल आप सोचिएगा कि जब आप बच्चा थे और आप प्ले ग्राउंड में गए थे खेलने, तो आपके साथ में क्या होता था, आपका एक पूरा टीम रहता था, आपके दोस्त रहते थे, तो उनसे आप क्या क्या सीखते थे। उसके जब आप खेल कर वापस घर में आते थे तो आपका जो बॉडी है उसमें हल्का हल्का दर्द होता था। और मान लीजिए आप 10 दिन खेलने नहीं गए और अचानक से खेलने चले गए और खेल कर आए तो आपके बॉडी में थोड़ा सा दर्द होने लगा और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे सो बोलते होंगे जाओ खूब खेलो। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि खेलने से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, यहाँ पर आराम से लिख देना है। क्लियर है? चलिए, अब अपना नेक्स्ट क्या है, गतिविधियों का आयोजन के लिए विभिन्न विधियां प्रक्रियाओं का चयन का आधार क्या हो सकता है? अब देखिए, एक्टिविटी आपको करवाना है क्लास में, तो उसके लिए सबसे पहला बात क्या होता है कि किस विषय का आप करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आपका टॉपिक मैटर करता है कि आपका जो एक्टिविटी है उस टॉपिक से तालमेल उसका खा रहा है कि नहीं। अब आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो आपका गतिविधि पर्यावरण के लिए ही होगा, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान जैसा होगा, गणित है तो गणित जैसा होगा। क्या? तो जैसा आपका विषय है उसके अनुरूप आपका क्या होगा, गतिविधि होगा। पहला क्या होगा, चयन का आधार अपना विषय के अनुसार, फिर विषय में आपका जो टॉपिक है उसके अनुसार, उसके बाद आपके बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, रुचि कहाँ पे, उनको कहाँ पे आनंद प्राप्त हो रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप हर प्रकार की विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट विधि हो गया, खोज विधि हो गया, सामूहिक विधि हो गया, ठीक। इसके बाद क्लास में सबको एक साथ में बैठाकर सामूहिक चर्चा विधि हो गया, चर्चा करवाकर। तो इस प्रकार से आपका जिस प्रकार का टॉपिक है उससे आप विधि का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? जब तक आप सारे टॉपिक को अपने मन से अपने हिसाब से ऐड नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, दिक्कत होगा ही होगा। क्लियर है? अब आपका प्रश्न आ रहा है कि आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ठीक, अब देखिए, आकलन और मूल्यांकन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आकलन क्या होता है कि आकलन अब क्लास में पढ़ाने गए तो स्टार्टिंग से लेके जब तक आप पढ़ा रहे हैं तब तक आप क्या कर रहे हैं, बच्चे से पूछ भी रहे हैं, बच्चे को बता भी रहे हैं, मतलब कि ये निरंतर चलता रहता है। और जैसे ही बात आता है अपना मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन में क्या होता है कि आप एक नंबर या ग्रेडिंग या कुछ भी करके आप ये निश्चित कर देते हैं कि इसका ये है, मतलब कि वो एक कैटेगरी बन के सामने आता है कि ये बच्चा थोड़ा सा इतना नंबर लाया, ये बच्चा इतना नंबर लाया, ये A+ लाया, वो B लाया। इस प्रकार से क्या करते हैं, उनको एक तरीके से विभाजित कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको 5 अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि आकलन जो है सो एक
निर्णयात्मक प्रक्रिया, मतलब कि इसमें कुछ समस्या भी आता है तो उसको आप क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। पर मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन आपका एक निर्णयात्मक, मतलब कि निर्णय इससे निकलता है किसका क्या है। क्लियर। दूसरा अपना क्या हो सकता है कि आकलन जो है सो हमेशा चलता रहता है, मतलब कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर आपका चलता रहेगा। जबकि मूल्यांकन क्या है, इसका क्लास 1 में है। ठीक, आप एग्जाम ले लिए, टेस्ट ले लिए, नंबर मिल गया तो इसका अंत हो गया। तो मूल्यांकन क्या है, अंत की प्रक्रिया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आकलन एक सतत प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन अंत की प्रक्रिया है। क्लियर। तीसरा आप दे सकते हैं, आकलन में शिक्षक एवं शिक्षार्थी, मतलब कि टीचर और बच्चा दोनों का क्या होता है, भूमिका होता है। जबकि मूल्यांकन में केवल जो टेस्ट दे रहा है, मतलब कि सिर्फ बच्चे का। क्लियर है। चौथा आप लिख सकते हैं इसमें कि आकलन जो है सो प्रक्रिया पर आधारित होती है। ठीक, आकलन जो है सो प्रक्रिया पर आधारित होती है, मतलब आप कैसा पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। जबकि मूल्यांकन क्या होता है, उत्पाद, आप फाइनल एक दे दिए, आप टेस्ट ले लिए। क्लियर। आकलन जो है इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने अनुसार, बच्चे के अनुसार आप इसमें क्या करिएगा, सुधार भी कीजिएगा। मतलब आप इनपुट भी दे रहे हैं, आउटपुट भी ले रहे हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होगा, केवल आप आउटपुट के बारे में बात कीजिएगा। मतलब कि मूल्यांकन जब आप कीजिएगा तो आप केवल यही बात कीजिएगा, क्लास में 10 गो बच्चा है तो एक को आया है 10 में 9 नंबर, एक को आया 8 नंबर, एक को आया 8.5। इस प्रकार से आपके आपको सिर्फ आउटपुट का ही आप बात कीजिएगा। क्लियर है। आपको 5 पॉइंट मैंने बता दिया। अब है अपना प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम क्या है। तो देखिए, विकास के विभिन्न आयाम वही होते हैं चाहे वो कोई भी अवस्था हो। क्या अपना होगा, शारीरिक विकास हो गया पहला, दूसरा आपका मानसिक हो गया, तीसरा आपका बौद्धिक, चौथा आपका संवेगात्मक विकास, मतलब कि जो आपका फीलिंग होता है सो, पाँचवा आपका भाषायिक विकास हो गया, छठा आपका गामिक विकास हो गया। तो जितना भी विकास की अवस्थाएं हैं उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। इसी को आप डील कीजिएगा, आराम से 100 वर्ड चला जाएगा। बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। अब देखिए, बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती क्या है, इसको समझने के लिए आपको अपने आप में अपने आसपास के विद्यालय को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, अपने बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी प्ले में है, किडजी में पढ़ रहा है, प्ले में, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से अपना जो यहाँ बिहार का प्ले है सो अपना आंगनवाड़ी केंद्र है। ठीक, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि बिहार के शिक्षा में शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है। शिक्षक की कमी है, भवन का कमी है, उतना सुख सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए संपूर्ण एक रिच इन्वायरमेंट नहीं बोलते हैं, उस प्रकार का इन्वायरमेंट अभी तक नहीं तैयार हुआ है। जैसे कि विद्यालय का भवन है और बच्चा है तो बच्चा को क्या चाहिए, पूरा रंगीन एक्टिविटी वाला भवन चाहिए जिसमें बच्चा जाए। देखते हुए एकदम प्ले स्कूल से एकदम पूरा एकदम बच्चों से पूरा चलचित्र, पूरा एकदम चारों तरफ फिगर वगैरह सब होता है। तो ये सब क्या हुआ, कमी ही हुआ। तो इसको दूर करने के लिए पहले शिक्षक चाहिए, फिर उसके लिए एक अलग टीम चाहिए। तो जितना चीज़ आपको लग रहा है ना कि इस विद्यालय को और अच्छा करने के लिए इसमें और चीज़ डालना चाहिए, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है कि बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा में क्या क्या चुनौती है। आपके घर से अगर कोई भी बच्चा प्ले में है, किसी प्राइवेट स्कूल में है, तो आप जो वहाँ पे सारा कुछ देख रहे हैं और जो आप अपने गांव के किसी विद्यालय में देख रहे हैं, जो कमी आपको दिख रहा है उसको आप यहाँ पे पुट कीजिए, वही आपका क्या होगा, चुनौती होगा। सबसे पहला चुनौती तो यही है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, भवन का कमी है। ठीक, उसके बाद आपको जो जो दिख रहा है वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको कल बोला था कि आप लोग मुझे करके बताइएगा, पर अफसोस अभी तक 200 से 250 लोगों ने उस वीडियो को देखा है कल का F3, पर एक लोगों ने भी उसका रिप्लाई नहीं किया। क्या था प्रश्न कि राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार करने का क्या अर्थ है। अब आपको लग रहा होगा ना, जब भी आप नए नए थे फर्स्ट ईयर में, तो जितना आपका सिलेबस होता है उसी प्रकार का आपका प्रश्न है कि नहीं है, और वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। अब आपको वीडियो देख कर धीरे धीरे आपको समझ में खुद आने लगेगा। क्लियर। तो बोल रहा है कि राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार करने का क्या अर्थ है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है कि 6 वर्ष तक ही होता है, मगर अपने राज्य में 8 वर्ष तक विस्तार करने का इसका क्या मतलब बनता है। तो स्टार्टिंग में ही अपने गांव में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे समय पर एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे समय पर एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद भी क्लास ही नहीं आते हैं, पढ़ने ही नहीं आते हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा समस्या जो है अपने राज्य में ऑलरेडी है। अगर मान लीजिए फसल का समय चल रहा है तो हमारा कटनी में बिजी हो जाएंगे, कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देगा
ये सब क्या हुआ, एक प्रकार समस्या ही है ना। तो इस सब समस्या को दूर करने के लिए जो अपना ये क्राइटेरिया था 6 वर्ष तक का, इसको 8 वर्ष तक किया गया। ये मेरे अनुरूप है, मतलब कि मैं अपना जो विचार करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कोई बुकी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। इसलिए मैंने आपसे भी राय लिया था कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ कि हम और आप साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तभी आपका और मेरा सबका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि मैं भी कोई टीचर, कोई सर नहीं हूँ, आप ही की तरह के स्टूडेंट हूँ, बस हॉबी है आपका हेल्प करना, मुझे अच्छा लगता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब प्रॉब्लम इसलिए इसको 8 वर्ष तक अपना बढ़ाया गया। ठीक, चलिए अब अपना आ गया लॉन्ग का आंसर। इसको आपको 4 पेज में लिखना होता है, 250 से 250 वर्डों में। पहला क्या है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास एवं जीवन को प्रभावित करते हैं, विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन में क्या रखना है कि जब बच्चा का जन्म होता है, ठीक, और जन्म से लेके 6 वर्ष के बीच में वो ऐसा क्या क्या कार्य करता है, 6 वर्ष के बीच में वो ऐसा क्या क्या कार्य करता है कि आप लोग उसको देख कर क्या बोलते हैं, ओ अभी ये बनेगा। मान लीजिए पेंटिंग करा तो आप मन में बोलते हैं अच्छा ये पेंटर बनेगा। तो उस सारे चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है कि किस प्रकार से आपको देखभाल करना चाहिए, उसका किस प्रकार से उसको पूरा विकास के बीच में रखना चाहिए, समझाना चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, सब चीज़ उसका जो आप देखभाल कीजिएगा वो पूरा उसका डिपेंड कहाँ पे करेगा, उसके आने वाले जीवन को वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसको वो प्रभावित करेगा। इसी को आपको अपने हिसाब से आप सोचिएगा कि आपका एक बच्चा है, वो आपके घर में आपका जन्म लिया, उसको आप किस प्रकार से आप उसका डेवलपमेंट कराएं ताकि वो अपने जीवन में चलकर एक समृद्ध व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति बने। क्लियर? अगला प्रश्न है आपको, राज्य में विद्यालय की तैयारी में अकादमिक संस्थाओं से क्या अपेक्षा है। अब देखिए, संस्थाओं का कहने का जब भी बात आता है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या आ जाएगा कि राज्य में विद्यालय की तैयारी में अकादमिक संस्थाओं से क्या अपेक्षा है। मतलब कि जो अपना इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि अपना हो गया यूनिसेफ का, ठीक, इसको आपको लिखना है कि राज्य में विद्यालय की तैयारी में अकादमिक संस्थाओं से आपकी क्या अपेक्षा होती है। तो अपना यूनिसेफ हो गया, बाल समेकित शिक्षा हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, मीना मंच हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का संस्था होता है जो कि विद्यालय की तैयारी में अपना मदद करता है। जैसे कि मान के चलिए मीना मंच है, तो कोई अगर लड़की अपने घर से विद्यालय नहीं आ रही है तो एक लड़कियों का समूह होता है जो गांव-गांव घर-घर घूमकर बच्चों को ये बताती हैं कि आपके लिए पढ़ाई क्यों आवश्यक है, आपको शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर में निःशुल्क आप वहाँ पे कोई भी लड़की रह सकती है, खा सकती है और पढ़ाई कर सकती है। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारा अपना अपना अलग अलग प्रकार का स्कीम सब अपना होता है जो कि अपने राज्य के विद्यालय को आगे बढ़ाने में क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? अब है अपना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है, आप उसे कैसे संधारित करेंगे। इसका कहने का सिंपल, इस क्वेश्चन के भारी पे मत जाइए। सिंपल कहने का मतलब है कि जो अपना स्टार्टिंग पीरियड होता है प्राइमरी स्कूल का, तो जो बच्चा वहाँ पे अपना एक्टिविटी सब करता है, जिस प्रकार से उसका क्लास में अपना व्यवहार होता है, वो क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या उसके गुण है, क्या उसके अवगुण है, ये सारा क्या होता है उसके एक पोर्टफोलियो में होता है। ठीक, अब उसको आपको संभाल के रखने की क्यों आवश्यकता है। इससे क्या होगा, जब वो बच्चा का पोर्टफोलियो आप देखेगा कोई भी टीचर, तो उसको ये पता चल जाएगा कि वो अपने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया है, क्या उसकी समस्याएँ हैं, क्या उसके अंदर में कोई डेवलपमेंट में क्या क्या कमी है, कहाँ क्या कमी आ रहा है। तो उसको देख कर क्या करेगा टीचर, समझ जाएगा कि अच्छा चलो इसको ऐसे कार्य करना है। तो यहीं पे आपको ये लिखना है। इसमें आप एक उदाहरण यहाँ पे डाल सकते हैं कि एक बच्चा है, उसका जन्म से लेकर 6 वर्ष तक में जिस प्रकार से उसका अपना डेवलपमेंट होता चला गया, या फिर कोई उसमें कमी आ गई, उसका आपने क्या किया, एक फ़ाइल बना दिया। अब उस फाइल के बाद जब बच्चा वो क्लास 6 में जाता है या फिर क्लास 5 में जाता है, तो कोई टीचर देखता है तो उसको समझ में आता है अच्छा इसका जो पहले से था तो ये सब समस्या था, इसको हमको दूर करना है। क्लियर है? अब आपका अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। यदि सालपूर्ण केंद्र में विशेष आवश्यकता वाला बच्चा आता है तो ऐसे में बाल देखभाल कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। अब देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहने का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे
जो किसी न किसी कारणवश या फिर किसी भी बस शारीरिक, मानसिक, गात्मक, भाषायिक मतलब किसी भी क्षेत्र में उनका विकास रुक गया हो या फिर नहीं हुआ हो, जो कि सामान्य बच्चों से अलग हो, वही क्या कहलाएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाएंगे। जैसे कि कोई दिव्यांग हो गया, ठीक, किसी को चलने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बातों को समझ नहीं पा रहा है, ये सब क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो जब ये शालापुर मतलब कि जब ये प्ले में रहते हैं, प्ले क्लास में रहते हैं, प्री वाले में, तो वहाँ पे जो अपना होता है बच्चों का केयर टेकर, वो उसको बच्चे को किस रूप में ले रहा है, उसका किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, उसके लिए संसाधन वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर। और अपना नेक्स्ट है, किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विद्यालय की तैयारी में समुदाय से अपेक्षा। मान लीजिए विद्यालय है और वो समाज के बीच में ही है, गांव के बीच में, ठीक, चारों तरफ से बाउंड्री है, उसमें अपना पेड़ पौधा लगा हुआ है। अब क्लास बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, कोई बकरी घुसा, कोई भैंस घुस गया, पूरा खा गया, तो विद्यालय का कहानी ख़त्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस सब चीज़ से बचाव के लिए क्या होता है, समुदाय और विद्यालय के बीच में पारस्परिक संबंध होता है, ताकि उसी समाज का बच्चा उस विद्यालय में पढ़ने जाता है, तो उस चीज़ को कौन देखता है, समुदाय ही देखता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि विद्यालय की तैयारी में समुदाय की भी भूमिका होती है। अब आपके नज़र में जितनी भी प्रकार की भूमिका, चाहे वो भवन के निर्माण में होगा या फिर विद्यालय के अंदर का जो अपना बागानी होता है उसके लिए हो, या फिर किसी भी रूप में हो, आपको यहाँ पे लिखना है। विद्यालय आने के पूर्व बच्चों में भाषाई ज्ञान। बच्चे जब भी विद्यालय आने से पहले उनके अंदर में मातृभाषा का गुण होता है, उसी अनुरूप वो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है। इतना वो भाषा अपने साथ में लेकर ही विद्यालय में आते हैं। इस चीज़ को आपको लिखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा ECCE मतलब कि ऐसे बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गात्मक किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों से अलग हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और उनके साथ में ECCE को भी बताना है, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पूरा हम लोग ऊपर से नीचे इसी के ऊपर हम बात करते हुए आ रहे हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। अब है अपना ICDS। अब देखिए ICDS क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। मतलब कि कहीं कहीं आपको ये मिलेगा हिंदी में समन्वित बाल विकास योजना, या फिर कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICDS। क्लियर। अब देखिए इसका मेन काम क्या है ICDS का, ये समझिए। ये जो होता है सो जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चों के लिए, या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक, या फिर स्तनपान महिलाओं के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं को उपलब्ध कराता है, ठीक। इसका जो है प्रारंभ 1975 ईस्वी में हुआ था, जो कि अपना क्या है, मंत्रालय होता है ना हर कुछ का, तो ये क्या है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से 6 वर्ष तक बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान वाली महिलाएं हैं, उनका जो पोषण है या फिर उनका जो स्वास्थ्य है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना, ठीक। उसके बाद बच्चों का पूर्ण रूप से शारीरिक और सामाजिक विकास करवाना, ठीक। बच्चों और महिलाओं का जो अपना एक मृत्यु दर है उसमें क्या करना, कमी लाना, ठीक। अब देखिए इसका कुछ उद्देश्य भी था, मतलब कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब कि स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आना। कमी आना का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से स्कूल लाना, माता की क्षमता में वृद्धि कराना, ताकि वो अपने बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों को क्या करे, पूरा कर सके। ये सब क्या था, अपना ICDS का अंतर्गत सारी सेवाएं थी। क्लियर है। तो आपका ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप में से किसी को भी फर्स्ट ईयर का नोट्स लेना हो कंप्लीट F1 से लेके F12 तक, तो मुझे 8789666040 पे टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। अभी व्हाट्सएप मेरा बैंड है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन होगा तो आपको ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा।
चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।